Prabhakar, Kanika, Manu, Priyanka, Neet, and Swati. Very good morning. कल तक जितना समझा था, कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? वेयर इज आवर डाउट क्वीन? आदर्श ने कल हम आदर्श के साथ मैंने किसी को डाउट क्वीन का टैग दिया था. इज शी देयर और नॉट? प्रेरणा. वेरी गुड मॉर्निंग प्रेरणा. I am the very best. I am good. What about you all? So I think we have completed the evolution of Indian Railways, right? And evolution of postal system. Is it? Excuse me, ma'am. ये डेली 10-5 को हिस्ट्री का लेक्चर होता है क्या बेटा? फिर से रिपीट करो. डेली 10-5 को हिस्ट्री लेक्चर रहता है? हाँ डेली रहता है बेटा. ओके मैम. मैम सेड दैट मेंशन नहीं था एंड मुझे मेल कल ही आया कि कल आपको रहेगा लेक्चर. सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर. ओके, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट. एक्चुअली हिस्ट्री तो थोड़ी बहुत हम सब जानते ही रहते हैं, और यहाँ पे तो बस दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिविटी, कि जहाँ पे हमारे जो कनेक्टिंग डॉट्स है वो मिसिंग है. तो विद द हेल्प ऑफ द क्लास वी आर जस्ट कनेक्टिंग आवर डॉट्स. एंड सेकंड थिंग, जहाँ से भी शुरू करिए वहां से आप शुरू हो जाइए, धीरे धीरे करके वी विल गेट इनटू दैट. Otherwise, I will also try कि you can correlate with us. And what Kanika is asking, ma'am, you said that you will tell about the governor during. हाँ, उसका जो बेटा वैलिडली ही उसका आप सही आंसर लेके चलेगा. और तो कि एक बार एसएससी के पेपर में उन्होंने हेस्टिंग्स को सही किया है, लेकिन जो दूसरा मतलब इनका सीएचएसएल का एक एग्जाम है और एक और किसी एग्जाम में फिर उन्होंने वैलिडली को करेक्ट माना है. और सेकंड थिंग, आई हैव आल्सो डिस्कस्ड विद सम सीनियर्स आल्सो कि जो सही है हम उसी को लेके चलते हैं कि वैलिडली इज द राइट आंसर. तो हम क्यों जबरदस्ती का गलत टिक करके आएंगे, हम अपना सही के साथ रहते हैं. तो आप वैलिडली लेके चलिएगा, ठीक है? और कोई डाउट है? टेलीग्राफ शुरू करें और 10-11 हो गए. सो अभी हम पढ़े एक्चुअली पहले तो लॉर्ड डलहौजी आया. लॉर्ड डलहौजी ने एक तो एनेक्सेशन की पॉलिसी की जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू जानते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू उसने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश की. इसके पहले के जो भी गवर्नर जनरल थे, कंफ्यूजन इज बिकॉज दे यूज गिव एंड गवर्नर जनरल इंटरचेंजेबली, राइट? Actually, that is not the problematic issue. With the help of option, you can click the right answer. Problem वहाँ होती है जहाँ पे right answer कुछ और होता है और commission कुछ किसी और आंसर को correct बोल देता है, ठीक है? हाँ, I can understand what you are asking. तो अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं. तो इसके पहले के जो भी थे, जैसे कि वेलेस्ली था या कॉर्नवालिस था या हेस्टिंग्स थे, तो ये लोग क्या करते थे, थ्रू बैटल एनेक्स करने की कोशिश करते थे, लेकिन खुद की सुप्रीमेसी को कभी स्टैब्लिश नहीं करते थे. ये ऐसा नहीं करते थे कि नाउ वी और मिनिस्टर ऑल इन ऑल, ये क्या करते थे, किसी पपेट गवर्नमेंट को बिठा देते थे, या तो फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इनकी भी पार्टिसिपेशन हो जाती थी कि दैट वी विल कलेक्ट द रेवेन्यू एंड द लेजिस्लेशन विल बी लुक आफ्टर बाय द किंग इटसेल्फ. तो कभी भी ये ऐसा नहीं करते थे जिसमें डलहौजी के पहले के गवर्नर जनरल थे कि हम ही यहाँ के मास्टर ऑलराइटी हो जाएंगे. लेकिन डलहौजी ने क्या किया कि सीधे सीधे क्या कहा कि अगर किसी के पास एक लीगल हायर नहीं होगा और तो वो जो है वहां की जितनी भी सुप्रीमेसी है वो सब अब ईस्ट इंडिया कंपनी विल एंजॉय दैट सुप्रीमेसी. अब जब वहां पे जब इनकी सुप्रीमेसी आ गई, सपोज कि मान लो कि कोई घर अब मेरा हो गया, तब उस घर की जो भी चीजें होंगी मैं उसको अपने अकॉर्डिंग करूंगी. तो वही लॉर्ड डलहौजी के साथ हो रही है. तो लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं कि हर चीज को यूरोपियन वे में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब यूरोपियन वे में करने के लिए सबसे पहले उन्होंने रेलवे भी बनाया. रेलवे हमने देखा, पोस्टल स्टार्ट किया. इसके बाद अब हम देख रहे हैं टेलीग्राफ सिस्टम. तो टेलीग्राफ इज आल्सो अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन. अभी जो लास्ट वाला टेलीग्राम दिया गया था
थोड़े दिन पहले भी टेलीग्राम बंद किया गया है ना, आई थिंक 2018 में बंद किया गया है, 17 में किया गया। जो आपका लास्ट टेलीग्राम दिया गया था वो किसको दिया गया था? एनी आइडिया अबाउट इट? कोई आइडिया आपको कि रीजन टेलीग्राम सर्विसेज इंडिया में बंद की गई थी, तो लास्ट टेलीग्राम किसको भेजा गया था? टेलीग्राम जो हमारा हेड ऑफिस है उसने लास्ट टेलीग्राम किसको भेजा था? कोई आइडिया? जो लास्ट टेलीग्राम है वो आपके राहुल गांधी को भेजा गया था, ठीक है। लास्ट टेलीग्राम जिस दिन टेलीग्राम सर्विसेज बंद की गई तो राहुल गांधी को उन्होंने जो है लास्ट टेलीग्राम भेजा था, ठीक है। तो टेलीग्राम जो हेड ऑफिस है उन्होंने भेजा था कि आज से टेलीग्राम सर्विसेज बंद हो रही है, तो लास्ट वाला टेलीग्राम है वो राहुल गांधी को भेजा था। और अगर आपके ऑप्शन में आता तो आई एम श्योर कि आप कभी भी तुक्का में भी राहुल गांधी टिक नहीं करोगे। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू ऑल, ठीक है। तो ये टेलीग्राम सर्विसेज भी क्यों लाई जा रही है? ताकि जो कम्युनिकेशन है उसको हम प्रॉपर वे में एस्टैब्लिश कर सके। अब कौन सा कम्युनिकेशन? ऑब्वियसली जो टेलीग्राम सर्विसेज है। अब वो जो हमारा लोअर स्टेट है शायद वो उससे उतना उनके लिए नई चीज थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, जो नई चीज थी, लेकिन यूरोप में तो इस चीज का प्रॉपर एक्सरसाइज हो रहा था। अब इनका जो एरिया है वो भी लगातार एक्सपेंड करते जा रहा था। अब इनको ऐसी जरूरत थी कि ये घोड़े और इन सब की जो सर्विसेज उसको हम कम करें और जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं। कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के दो रीजन है। पहला तो ये कि कहीं भी अगर बैटल हो, कहीं भी उनको ये पता चलता है कि पर्टिकुलर लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जा सकते हैं, तो क्या किया जाए, उसको वहीं का वहीं मतलब एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन जाएगी। मान लो कि सपोज कि मुंबई में हो रहा है तो कलकत्ता में ही गवर्नर जनरल आके बैठे, उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि विद द हेल्प ऑफ द टेलीग्राम। तो लाल टेक्नोलॉजी एक तो इसलिए करेगा और दूसरा अपने जो इनका बिजनेस है उसको भी ये मतलब इसका भी एक्सपेंशनिज्म चलता जा रहा था। तो उन दोनों चीजों के लिए इनको अपने लॉजिस्टिक्स को बहुत ज्यादा क्या करना था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना था। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये नहीं लग रहा था कि वो इंडिया से जाने वाले हैं। उनको तो एक प्रॉपर वो मिल गया था, एक प्रॉपर कहते पूल मिल गया था जिससे वो हमेशा के लिए अपनी नीड्स को पूरी कर सकते थे। तो पहले तो रेलवे एस्टैब्लिश की। रेलवे एस्टैब्लिश करने के पीछे हम लोगों ने 3 रीजन डिस्कस किए थे कि एक तो इन्वेस्टमेंट, जो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट था वो इंडिया में रेलवे में इन्वेस्ट कराया गया उन लोगों से जो वहाँ के इन्वेस्टर्स थे। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड थर्ड अपने बिजनेस को मतलब ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का, जो इनके गुड्स हैं उनको गांव गांव तक पहुंचा दिया जाए और वहां तक इनको मार्केट में जाए। और थर्ड कि कभी ऐसा हो तो अपने आर्मी को तुरंत उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचाया जा सके, इसके लिए रेलवे बनाया गया। फिर हमने पोस्टल सर्विसेज देखी, अब ये टेलीग्राम बना दिया गया। तो टेलीग्राम की जो स्टार्टिंग है ये आप देखो तो सबसे पहले हुआ है कलकत्ता से पेशावर। ये पेशावर तो आपका वहां पे है, पाकिस्तान में है। तो कलकत्ता से पेशावर, कलकत्ता से बॉम्बे और मद्रास टू बॉम्बे, ठीक है। यहाँ पे जो है इन्होंने टेलीग्राफ सर्विसेज इनिशियल फेजेस में स्टार्ट की है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं रोडवेज। जो रोडवेज एक्चुअली बनाई गई है, एक्चुअली जो ये आपके डलहौजी थे इन्होंने रोडवेज से ज्यादा रेलवेज पे ध्यान दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा शेरशाह सूरी ने जो रोड बनवाई थी उसी को ये लोग मतलब क्या करते थे, उसी चीजों में इनिशिएट कर रहे थे। लेकिन जब विलियम बेंटिंग आते हैं तो विलियम बेंटिंग ने रोडवेज पे भी बहुत ज्यादा मतलब नए तरीके से रोड को कंस्ट्रक्ट कराने की कोशिश की है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज अमंग द अर्लीस्ट, जो सबसे पहला है जिसने रोडवेज पे फोकस डाला है, और रेलवेज पे फोकस डाला आपके लॉर्ड डलहौजी ने। तो इनका जो इनिशियल प्रोजेक्ट था, एक्चुअली सारे के सारे प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू तो किए हैं आपके बंगाल से, ठीक है। मैक्सिमम इनके प्रोजेक्ट है बंगाल से शुरू में है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि जब ये लोग बंगाल में बस जाते हैं तो उसके बाद बंगाल से ही सबसे पहले इंडिया की लूट शुरू होती है, क्योंकि सबसे फर्टाइल प्लेस भी बंगाल था। और बंगाल से इनको जो ये वाला प्लेस था यहाँ पे ये बसे थे और धीरे धीरे करके ये यहीं से फैलते जा रहे हैं, ठीक है। अब दिल्ली में अगर ये कैपिटल बनाते तो हो सकता है डायरेक्ट राइवल में आ जाते मुगल, जो हमारी मुगल डायनेस्टी है। मुगल डायनेस्टी जो है हमेशा उनकी जो थ्रोन है वो दिल्ली ले रही है। तो अगर ये दिल्ली की तरफ आते तो ऐसा हो जाता कि मतलब ये मुगलों को रिप्लेस करना चाह रहे हैं या कंपनी एक नई पावर बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये मासेस को ये भी नहीं दिखाना चाहते थे कि हम किसी तरह के बैटल में इन्वॉल्व है। ये हमेशा अपनी यही थियरी लेके चल के मतलब आ रहे थे कि वी आर द वाइट्स मैन एंड, और ये हमारे ऊपर बर्डन है कि हम आप लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, आप लोगों के वेल विशर्स हैं, उसके लिए हम आए हैं। और दूसरा ये वर्ल्ड वाइड मतलब जो और देश थे
या फिर जर्मनी हो गया, जापान हो गया, जो और अदर कंट्रीज थे, उनको भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो वहां पे थ्रू बैटल जा ही नहीं रहे, हम मुगलों को रिप्लेस करने नहीं गए हैं, हम तो यहाँ पे वही काम कर रहे हैं जो कि दैट इज द गुड फॉर द इंडियन पीपल इटसेल्फ। और अगर जो भी सप्रेस भी कर रहे थे तो वो करा रहे थे जमींदारों से, ठीक है, मतलब हमारे ही लोग हमें सप्रेस कर रहे थे। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये भी एज थी कि हम कहाँ उनको सप्रेस कर रहे हैं, ये तो उन्हीं के जमींदार हैं जो उनको मार रहे हैं, हमने तो उनको कुछ कहा ही नहीं है। हमने तो यह किया कि हमने तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाई, हमने तो रोडवेज बनाया, हमने रेलवे बनाया, हम तो उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ये इंडिया के जो लोग हैं वही उनको मतलब अपने लोगों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके का कोई इस तरीके का सप्रेशन वाला काम हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें ये लोग कर रहे थे, एक्चुअली उसका इनिशियल फेज था हमेशा कलकत्ता था। तो जो रोडवेज की भी शुरुआत होती है वो इन्होंने शुरू की है, जो भी मतलब रोडवेज की भी शुरुआत की वो भी कलकत्ता से शुरू की गई। और कोलकाता वाला जो पार्ट था आपका वो ऐसा भी था कि यहाँ से किसी भी फॉरेन मतलब यूरोपियन कंपनी, जो अदर यूरोपियन कंपनी वो इधर नहीं आ सकती थी। जो भी कंपनियां आ रही थी आप देखो तो ये जो मिडिल ईस्ट वाला सेक्शन था, इधर से ही सारी कंपनियों के आने की जो है चांसेस वो थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है, कभी भी इधर नहीं आ सकती। तो हम एक हमेशा जो भी मतलब स्ट्रेटेजिक पोजीशन चूज करनी पड़ती है। जैसे अभी आप देखो इंडिया में इसरो की जो भी मिसाइल लॉन्च होती है वो कहाँ से होती है, तो इसरो की भी जो भी मिसाइल का वो लोग टेस्ट वगैरह करते हैं वो करते हैं आपके श्रीहरिकोटा से साउथ की तरफ, ठीक है, जहां से क्या हो कि मतलब किसी भी ऐसी पावर का जो हम पे अटैक कर सकती है उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाए। अब इनका भी अगर ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन इधर है कि यूरोपियन कंपनियां इधर आएंगी, इधर इन्होंने अवध बना के रखा है, इधर इन्होंने सतारा और झांसी, तो ये लोग क्या करेंगे, इनके लिए बफर का काम करेंगे। बफर का मतलब होता है समथिंग विच इज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर मतलब कि कोई भी ट्रूप अगर आएगा तो पहले वो आएगा अवध पे, पहले वो आएगा पंजाब पे, फिर अवध पे, तब तक जब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचेगा तो उसकी पावर धीरे धीरे क्या हो चुकी है, कम हो चुकी होगी। तो जब वो हम तक पहुंचेंगे तब तक उनकी पावर कम हो जाएगी और हम फ्रेश रहेंगे, हम तुरंत अटैक करेंगे और उसको विन कर लेंगे। यही चीज होता है, नेपाल को कहते हैं इंडिया और चाइना के बीच का बफर है, कि अगर चाइना इंडिया पे या इंडिया चाइना पर अटैक करती तो सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री सफर करेगी तो वो है नेपाल, ठीक है। तो बफर का कॉन्सेप्ट भी ये लेके आए थे। जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वो कलकत्ता से हो रहा है। और जो हमने ग्रैंड ट्रंक रोड पढ़ा था, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक मतलब उनका नाम था शेरशाह सूरी रोड जो थी, इसको इन्होंने अब इस टाइम पे इसका नाम हो रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं। ये जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कलकत्ता टू दिल्ली। और उस समय कहाँ से थी, शेरशाह सूरी के समय जो शेरशाह सूरी रोड है वो कहाँ से कहाँ तक है, याद नहीं है? दिल्ली टू लाहौर तुक्के लग रहे हैं, मुल्तान से पेशावर तक थी वो, ढाका से। एवरीबडी आस्किंग द क्वेश्चन टू मी कि आप बताओ कि ये हो सकता है क्या, तो मेरे से गेस करवाने की कोशिश करे कि ये होगा या ये होगा। तो मुल्तान से पेशावर तक है, जबकि और इन्होंने क्या कर दिया उसको कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया। अब इस रोड को यहाँ से इन्होंने एक्सपेंड किया लाहौर से लेके, जस्ट क्रॉस चेक मैम, तो मतलब मेरे को क्रॉस चेक कर रहे थे कि इन्हें पता है या नहीं, आप अपने को क्रॉस चेक कर रहे थे। इट्स ओके। तो अब दूसरी चीज, अब जब रोड बना देंगे तो एक डिपार्टमेंट भी बनाएंगे जो इस रोड को लुक आफ्टर करे। एक डिपार्टमेंट का नाम आपने सुना होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। जो इसका अभी की जो बॉडी है ये दो भागों में मतलब दो पार्ट्स हो गए, एक सीपीडब्ल्यूडी है और एक पीडब्ल्यूडी है। तो जो सीपीडब्ल्यूडी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और जो पीडब्ल्यूडी है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये हर स्टेट देखती है। तो हर स्टेट के जो जितने भी ये आपके रोडवेज होते हैं, ये ब्रिजेस वगैरह होती है, जो भी कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कराती है उसको लुक आफ्टर करने के लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, जो इस सारी चीजों को क्या करता है, लुक आफ्टर करता है। तो ये इसका जो स्टार्टिंग था वो भी आपका कहां से हुआ है, लाल डलहौजी ने क्या किया कि लाल डलहौजी हर वो काम कर रहा है जो किसी चीज को लीगलाइज कर दे। तो जब पहले तो रोडवेज का जो भी डेवलपमेंट है वो चल रहा था, लाल डलहौजी ने उसको लीगलाइज करने के लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना दिया। अब क्यों ये बना रहे हैं, क्योंकि अब तो ये जान रहे हैं कि किसी भी तरह की किंग या नवाब का कोई भी कॉन्सेप्ट अब इंडिया में नहीं है। अब जो हम पॉलिसी बनाएंगे दैट विल बी द फाइनल पॉलिसी, और हर चीजों को ये क्या कर रहे हैं, लीगल टच दे रहे हैं।
तो जैसे रेलवेज को लीगल टच दिया, अब रोडवेज को भी लीगलाइज करने के लिए कि मतलब पूरा कंट्रोल किसके ऊपर आ जाएगा, पूरा कंट्रोल आना है मतलब इंग्लैंड के पास, ईस्ट इंडिया के पास। तो ये क्या कर रहे हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाते रहे कि जो भी चीजें होगी। पहले क्या होता था, रोड बनाना तो रोड की फंडिंग देंगे, जो भी अलाउद्दीन खिलजी में हमने पढ़ा था, मुगलों में पढ़ा था कि वो किंग सोचते थे, किंग को लगता था मतलब बादशाह को लगता था या सुल्तान को लगता था कि रोड बनानी चाहिए, बनाएंगे। उनको लगता था नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनाएंगे। हर चीज जो भी आज इंडिया में आप देखते हो, हर चीज का एक लीगल चीज होती है ना, कि मतलब चाहे स्कूल को देखने के लिए भी प्रिंसिपल होगा, उसके ऊपर भी एक डिपार्टमेंट होगी। वो सारी चीजों की शुरुआत हो रही है आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मतलब ब्रिटेन की जो कनकर हुआ था, ब्रिटेन ने जो कॉन्कर करने की कोशिश की है, ये हर चीजों को लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड थिंग, लीगलाइज करने के पीछे एक रीजन ये भी होता है कि जब भी हम किसी चीज को लीगल टच दे देते हैं तो वर्ल्ड वाइड उसकी एक्सेप्टेंस करानी आसान होती है। अगर हम वर्ल्ड वाइड, जैसे कि आप वो नॉर्थ कोरिया का जो आपका प्रेसिडेंट, उसका नाम सुना है, जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, वो क्या नाम है उसका, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जो हमेशा आता है कि नॉर्थ कोरिया का ये ऑटोक्रेट है, किम जोंग उन, जो भी उसका नेम है। तो उसमें क्या होता है कि वो किसी भी एक्शन को लीगलाइज कराना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑटोक्रेट है। कहते हैं एक पर्सन सारे लोगों की वॉइस को दबाता है तो ये भी उतना ही बड़ा क्राइम है कि अगर सारे लोग मिलकर किसी एक पर्सन की वॉइस को दबाए। तो यहाँ पे वो जो ऑटोक्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, किम जोंग उन, आई रिकॉल, तो उसमें क्या होता है कि ये सारे लोग मिलके, मतलब अब जब नवाब होते हैं तो नवाब क्या करेगा, उसी का रूल होगा, सारे लोगों की आवाज दब जाती है, जो नवाब लेगा वो माना चलेगा। इसी तरह नॉर्थ कोरिया का क्या है कि जो वो ऑटोक्रेट कहता है उस पूरी कंट्री को वो चीज माननी पड़ती है, इसलिए उसको अपनी पॉलिसी को लीगलाइज कराना वर्ल्ड वाइड पे थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब हम कह देते हैं कि हमने इंस्टीट्यूशन बनाया, जैसे हमने नीति आयोग बनाया, हमने आपका पार्लियामेंट बनाया, तो पार्लियामेंट और ये सारे जो जितने भी लीगल कलर्स होते हैं तो उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कराना बहुत आसान होता है कि हमने तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वलिटी दे दी। तो अब ये यूरोपियन कंपनी क्या कर रही है कि हर चीज को लीगलाइज कर रही है। अब वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट कराना बहुत आसान होगा कि देखो यहाँ पे तो ये नवाब था जो चाहता था, नवाब हमारे यहाँ की नवाब की पॉलिसी भी ऐसी रहती थी कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो सबके हाथ कटवा दिए कि अब दोबारा ऐसा ताजमहल बन ही ना पाए। ठीक है, तो अब ये क्या दिखा रही है कि ये कैसे जंगली लोग हैं कि मतलब अगर किसी को पनिश भी करते तो हाथ काटते, है ना। आपको अगर किसी को पनिश करना है, पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि पनिशमेंट का मतलब उसको खत्म करना नहीं, उसकी गलतियों को रिफॉर्म करना है। हमारे यहाँ पनिशमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो ये है, पनिशमेंट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रिफॉर्मेटिव, है ना। आप उस पर्सन को रिफॉर्म करो। अब अगर आपने हाथी काट दिए, मतलब ऐसे लोगों का जिनका कोई भी क्राइम नहीं था, अब ये सारी पॉलिसी वर्ल्ड वाइड को दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे नवाब थे, हम तो देखो यहाँ पे लीगल कलर दे रहे हैं, हम तो हर चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। जब इन्होंने ये सारी चीजें की, इसलिए इनको अपनी पॉलिसी को वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्ट कराना भी आसान था। तो वर्ल्ड के भी लोग हमें इंडिया को सपोर्ट करेंगे। आपको लगता है कि वर्ल्ड का कोई अगर कोई एक नेता निकलता और आता इंडिया, है ना, हिटलर के अलावा, कि जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर जाता, तो कोई आपको लगता है, सबको लगेगा ये तो इंडिया के लिए क्या है, एक तरीके से वरदान है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, इंडिया के लिए वरदान है, ये तो यहाँ पे कितने सुधार कर रही है। तो यहाँ के लोगों को भी एक्सेप्ट कराना इनके लिए आसान हो रहा है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी एक्सेप्ट कराना आसान है। अब आप सोचो कि कैसे हुआ होगा इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल। आप अभी से अपना देश बनाते चलो कि इंडिया का फ्री कराना हमारे लीडर्स के लिए कितना चैलेंजिंग था। ऐसे लोगों को हटाना जिनको इंडिया के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अरे तो माई बाप आ गए, मालिक आ गए, जो हमको क्या कर रहे हैं, हमारे एटिकेट्स सिखा रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड लेवल पे जिनकी एक्सेप्टेंस है कि ये तो कितना ग्रेट काम कर रहे हैं इंडिया में, देखो हर चीज को लीगल कलर दे रहे हैं, इंडिया वाले तो कितने परेशान थे। तो ऐसे लोगों से चैलेंज करके इंडिया को फ्री कराना कितना चैलेंजिंग था हमारे लीडर्स के लिए, और स्टिल उन्होंने ये चीज करी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज पे। अगर इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई है तो उनका जो है तीन चीजों पे उनका बेसिकली फोकस रहा है। ये तीन चीजों ने इनकी पावर को इंडिया में स्टैब्लिश करने में, अगर सबसे ज्यादा किसी ने मतलब क्या दिया है, कहते हैं कि अपना वो दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो तीन चीजें हैं जिसने ब्रिटिश की स्टैब्लिशमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। पहला है आपका लैंड, क्योंकि सारी चीजें लैंड से ही रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, इसलिए चाहे से जो भी गवर्नर जनरल आया है, जिन्होंने भी कुछ मेजर किया है, उनकी पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी अगर कोई रही है तो हमेशा लैंड रही है। ठीक है, तो पहला कि लैंड रेवेन्यू ने उनको स्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करी। दूसरा आर्मी, ठीक है,
कहीं भी जाएंगे यूरोपियन आर्मी रहेगी, और आर्मी भी सोचिए कि इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोगों को मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट इंडिया का नहीं है। हर कोई पर्सन समझता है या तो मैं अवध का हूँ, अवध वाला झांसी से लड़ रहा है, झांसी वाला सतारा से लड़ रहा है। यहाँ पे किसी के दिमाग में भी द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं इंडियन हूँ, कोई कहता है मैं झांसी का हूँ, कोई कहता है मैं सतारा का हूँ, कोई कहता है कि मैं मैसूर का हूँ, मैं मराठा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या रहा है, इंडियन ही इंडियन को किल करेंगे। तो पहली जो पॉलिसी है उनकी लैंड पर उन्होंने फोकस किया, दूसरा आर्मी पे, और थर्ड अगर हमने किसी सर्विस पे सबसे ज्यादा फोकस किया है तो वो है सिविल सर्विसेज, जो कि हम आज आईएएस एग्जाम, आईएएस आईपीएस जो भी आपकी एग्जामिनेशन है, ये सिविल सर्विसेज दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर देयर वेल विशिंग, मतलब अपने वो वेलफेयर के लिए उन्होंने ये सर्विसेज इंट्रोड्यूस करी थी। लेकिन आज ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट पोस्ट बन गई है, जहाँ पे लगभग लैक्स में लोग आते हैं और प्रिपेयर करते हैं फॉर द सिविल सर्विसेज। ये सिविल सर्विसेज ने भी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश करने में क्या किया है, बहुत जबरदस्त वाला कंट्रीब्यूशन दिया है। और बाद में ये भी था कि सर्विस को हम खत्म कर दें, बट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सर्विसेज कंटिन्यू है। क्या पूछ रहे हैं? एक तरह से लॉर्ड डलहौजी तो अच्छा काम ही करके गया है ना, भले है अपने प्रॉफिट के लिए क्या, बट हमारे लिए भी तो कुछ अच्छा ही करके गया ना मैम। देखो, कोई भी चीज ऐसी होनी चाहिए कि मान लो कुछ चीजें मुझे चाहिए, है ना, सपोज कि मुझे आप मुझे भर भर के खूब सारे पराठे खिलाओ, या फिर मतलब सो मेनी थिंग, मतलब को अच्छा सा ब्रेकफास्ट दो, पर सपोज कि मुझे भूख ही नहीं है, मैं अपने मेरे पास जो फ्रूट्स है मैं उन्हीं से सेटिस्फाइड हूँ, एंड यू आर ऑफरिंग मी द ब्रेड, द बटर, द बिस्किट, पर जो मैंने खाया है मैं तो अपने फ्रूट से खुश हूँ ना, मुझे वो ब्रेड बटर आपका नहीं चाहिए। मैं तो जो हमारा सिस्टम था हम उससे सेटिस्फाइड थे, हम उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब मुझे भूख ही नहीं है, जब मुझे चीज की नीड ही नहीं है, और आप मुझे भर भर के दो, दैट इज गुड फॉर यू, दैट इज गुड फॉर यू, आप बादाम भी खा लो। लेकिन जब मुझे भूख नहीं है, जब मुझे नीड नहीं है, तो आप मुझे वो चीज क्यों दे रहे हो? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आप ये सोचो कि ये जो डेवलपमेंट आप हमें दे रहे हो, क्योंकि हम इन डेवलपमेंट में जीते चले आ रहे हैं, तो शायद हमें ये लग रहा है कि अगर ये ना होता तो शायद हम सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये तो आपने अपने लिए किया, पहली बात, और हमें उसकी नीड नहीं थी। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना है कि हमेशा जो भी मतलब कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मतलब जो भी डिमांड है ना, दैट इज कम फ्रॉम द विद इन। जैसे मनरेगा में मान लो किसी को, जस्ट फॉर द एग्जांपल, एक तो टाइम इतना कम होता है कि बहुत डेप्थ में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे क्या है कि सपोज मान लो कि मनरेगा में जो लोग लेबरर्स काम कर रहे हैं, अब वो जो लेबर्स लिए जाते हैं ना, वो एक्चुअली उसी गांव के लोग होते हैं। अब अगर सपोज थोड़ी देर के लिए आप अपने अपने आप को एक लेबर सपोज करो, और सोचो आप उसी गांव के रहने वाली हो, जस्ट फॉर थोड़ी देर के लिए, आपको एकदम से नहीं सोचना, बस पुट योरसेल्फ ऑन दैट प्लेस। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको मतलब पॉइंट की जरूरत है या रोड की जरूरत है। आपको पता होगा, बाहरी वाले को क्या पता, जो वहां पे रह ही नहीं रहा है उसको क्या पता कि इनको रोड की ज्यादा नीड है या तालाब की ज्यादा नीड है, कि मतलब पानी की दिक्कत होगी या आने जाने की दिक्कत होगी। तो आप ही बैठे बता सकते हैं। कोई कलेक्टर आता है, वो कहता है कि यहाँ पे रोड बनाई जाए, आपको जरूरत किसकी है? पॉइंट की आप वो पीछे पड़ जाए कि नहीं यही बनेगा, पीछे क्या पड़ जाए, उसने ऑर्डर दिया और आपको मानना पड़ रहा है। लेकिन वो अब एक तरीके से तो डेवलपमेंट हो गया, ऊपर से देख के लगेगा कि क्या रोड है, विलेज लेवल पे ऐसी रोड, लेकिन जो एक्चुअल नीड थी, नीड हमने किसकी थी? पानी की, वो तो हो ही नहीं पाई। इसलिए कहते हैं कि पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, कि जिसको नीड है उससे तो पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। जबरदस्ती आप हमें वो चीजें क्यों दे रहे हो जो हमें चाहिए ही नहीं। हम तो सेटिस्फाइड थे अपनी नीड से, हम तो बिल्कुल अपने जो सिस्टम हमारा चल रहा था, हम तो हैंडीक्राफ्ट से भी खुश थे, हम अपने वो खेतों से खुश थे। हमें नहीं चाहिए था आपका सिविल सर्विसेज, हमें नहीं चाहिए थी किसी भी लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी, जो हम उगाते थे वो हम खाते थे। सबसे बड़ी चीज होती है सेटिस्फेक्शन। हमेशा खुशियां आती है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द विद इन। जब हम अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं तो हम खुश होते हैं। जब भी हमारे अंदर लैक होता है कि ये नहीं है तो हम खुश हो जाए, वो जो लैक है वही हमें कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड लगता है। मतलब एट द स्पिरिचुअल लेवल ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि लैक लेके आ रहे हैं। मतलब हम तो अपने से खुश थे ना, हमें तो भाई वो जंगल और वो सब भी अच्छा लगता था, लेकिन इन्होंने हमें एक लैक लगा के रख दिया कि भाई आप तो एटिकेट्स ही नहीं, आप तो असभ्य हो, हम आपको सभ्य। तो हमारे अंदर एक लैक आ गया कि अरे भाई अब तो हमें पहले सभ्य बनना है, पहले हमें एटिकेट्स ही सीख लेना है, तभी जाके तो हम कुछ ग्रो कर पाएंगे। एक लैक आ गया, अदरवाइज तो हम सिस्टम में क्या थे, सेटिस्फाइड थे ना। तो दिस इज द थिंग, राइट आदर्श? लंबा हो गया। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज पे। तो
ह्यूमन सफरिंग बिकेम द डे वी सिविलाइज्ड, कह सकते हैं। तो सबसे कहते हैं कि सबसे सुखी पागल है, पागल सबसे सुखी है। जो कहते हैं संत और जो सूफी है वो अपने में बहुत सुखी होते हैं, ईमान के भी खाते हैं और मस्त होके जीते हैं। ठीक है, जितना खाते हैं उतना ही पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। आ जाते डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज पे कि जैसे ही इन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी ये जीतते हैं, तो कंपनी के पास अब क्या है, टेरिटरी बढ़ती जा रही है, टेरिटरीज बढ़ती जा रही है। और ये मुट्ठी भर लोग आए थे और इन मुट्ठी भर लोगों को पूरी इंडिया को क्या करना था, कंट्रोल करना था। जैसे क्या होता है, अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो 545 लोगों की स्ट्रेंथ है और 545 लोगों को, करोड़ों लोगों को क्या करना है, एक प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इन प्रेजेंट इंडिया हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो तो 545 की है और गवर्नमेंट बन के आती है आपकी 270 लोगों से। अब इस पूरे लोगों को कंट्रोल करना है पूरी इंडिया को, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमें रूल को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स की नीड होती है। समझ रहे हो आप, किसी भी रूल को अच्छा चलाने के लिए किसकी जरूरत होगी, एक्सपर्ट्स की, जो उस फील्ड के मास्टर हो। तो एक्सपर्ट को चुनने का तरीका हुआ सिविल सर्विसेज। इन्होंने इस सिविल सर्विसेज ने क्या किया, एक्सपर्ट लाए और ये एक्सपर्ट थे लॉयल किसके लिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ये जो पहले सबसे पहले आपका आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पोस्ट क्रिएट की, मतलब जो सबसे पहले जो पोस्ट बनाई, इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस पोस्ट का नाम दिया, यानी पहले आपका सिविल सर्विसेज था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये पोस्ट बनाई, इसका आंसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये कलेक्टर क्या करेगा, जब भी यहाँ पे कलेक्टर, तो अभी आपके आईएएस होते हैं उनको हम कलेक्टर भी कहते हैं, सिविल सर्वेंट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो पहले मतलब जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनको इंट्रोड्यूस किया, सॉरी, तो कहा गया ये है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करना, क्या कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यूज कलेक्ट करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये इंचार्ज है आपके रेवेन्यू कलेक्शन के। लेकिन इसके पास क्या हो गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको एक पावर दे दी। पावर क्या थी कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन भी देखोगे और लेजिस्लेटिव पावर भी तुम ही देखोगे और जुडिशरी भी तुम्हारे अंदर ही रहेगी। मतलब कि अगर कोई मान लो कि अगर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है या लैंड होने से लेके कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जुडिशरी का भी काम, यानी कि पनिश क्या होगी, इसके लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर itself। तो ये क्या है, एक तरीके से क्या है कि पावर अगेन सेंट्रलाइज हो रही है। अब इनको बार बार ये चेक करना पड़ता था कि ऐसा ना हो जाए कि ये नए पावर बन जाए और हमें कोई आके हमें क्या कर दे, हमें ही रिप्लेस कर दे। तो जैसे ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव पावर का कंसंट्रेशन हो रहा है किसके पास, कलेक्टर के पास। तो अगला जो गवर्नर जनरल आया, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने क्या किया, इस चीज को इंट्रोड्यूस, जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, इसको खत्म करेगा। अब कहते हैं तो हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो द कॉर्नवालिस इज द मतलब फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज। सिविल मतलब होता है, सिविल मतलब होता है फॉर द पीपल, लोगों के लिए। सिविल मतलब सामान्य लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, सब इंट्रोड्यूस कराई। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूछा गया है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका इंट्रोड्यूस किया है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन सिविल सर्विसेज किया कहा जाए तो हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। जूम कर दूं थोड़ा सा, अभी ठीक है, इतना जूम माइनस कर दूं, आप बताओ। नाउ अभी फाइन, प्लीज आंसर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, अभी ठीक है, अब तो पूरी स्लाइड दिख रही होगी, है ना। क्या किया इन्होंने, सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराई सिविल सर्विसेज की। और ये जो सिविल सर्विसेज में आपका सिर्फ आईएएस वाली पोस्ट नहीं आती है, अभी भी हम कहते हैं अगर सिविल सर्विसेज मतलब हर वो पोस्ट that is working for the welfare of the people is known as the civil services. At that time हम ये कह सकते हैं उस टाइम any post which is loyal to the British East India Company apart from army, that is known as the civil services. तो इन्होंने दो तरीके की सिविल सर्विसेज स्टार्ट करी, जिसको हम कहते हैं कोविनेटेड एंड अनकोविनेटेड। ये कोविनेटेड और अनकोविनेटेड का क्या मतलब है, कोविनेटेड मतलब होता है कि वो बॉडी जो कि क्या करेगी, जो कंपनी का लॉ बना है ना, कंपनी के लॉ को बनाने में जो अपनी मतलब क्या करते हैं, सब जिसका की पोस्ट है, जो मतलब जैसे अभी आपके आईएएस लोग हैं जो कि क्या कहते हैं की पोस्ट होल्ड करते हैं, जहां से लॉ क्या होगी छन छन के नीचे के लोगों पे जाती है और उनको उन डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है। तो जो हायर पोस्ट होती है उसको कहते हैं कोविनेटेड, और जो लोअर स्टेटर की पोस्ट होती है उसको हम अनकोविनेटेड कहते हैं। जैसे अभी आपका जैसे आप मान लो कि आप सीजीएल क्रैक करते हो, तो सीजीएल क्रैक करने के बाद आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जॉब करोगे, तो हर डिफरेंट मिनिस्ट्री के एक सेक्रेटरी होते हैं जो कि आईएएस लेवल
की पोस्ट को होल्ड करता है। तो वो क्या करेंगे, उनकी पोस्ट को समझ लीजिए कि वो कोविलेंटेड है, जहां से क्या होगा कि रूल्स क्या मतलब एग्जैक्टली लेजिस्लेशन ने क्या बनाया वो उनके पास पहुंचता है, और वो लोग भी अपने सजेशंस वगैरह देते हैं लेजिस्लेशन में। आपको क्या है, आपका आपका काम होगा उन रूल को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कराना। आप भी उसी मिनिस्ट्री में रहोगे जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो वहां से आप उस रूल को ग्राउंड लेवल पे फॉलो अप कराओगे। तो यही चीज इनके टाइम पे था। तो ये जो हायर पोस्ट थी अभी, क्योंकि हायर पोस्ट है मतलब सॉरी डिसीजन मेकिंग की पोस्ट है, डिसीजन मेकिंग मतलब कि क्या होना चाहिए ये लोग इस चीज को एडवाइस कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या क्या कहा कॉर्नवालिस ने कि कोविलेंटेड पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ही बैठेंगे, कोई भी इंडियन को इसमें अलाउड ही नहीं किया, ठीक है। तो और जो अनकॉन्विलेंटेड है इसमें इसमें इंडियन को रखा और थोड़े से जो है थोड़े बहुत यूरोपियंस को रखा। क्यों थोड़े बहुत यूरोपियंस को रखा, ताकि कभी भी इंडिया में यूनिटी नहीं बनने पाए। ऐसा ना हो कि जो लोअर स्ट्रेटा हो वो एक हो जाए, और वो देखो आप हर जगह देखो तो ये चेक एंड बैलेंस बना रहे हैं, हर जगह चेक एंड बैलेंस बना रहे हैं कि कॉन्वेंटेड जो ऊपर की पोस्ट होंगे, जो डिसीजन मेकर है वो तो हमेशा यूरोपियंस होंगे, ठीक है, कि हमेशा डिसीजन किसका माना जाएगा, यूरोपियंस का। लेकिन अनकॉन्वेंटेड में कुछ यूरोपियंस को भी डाल दिया। क्यों डाल दिया गया, ताकि ये कभी भी इनकी यूनिटी नहीं बनने पाए और ये कभी भी इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाने पाए। इसलिए थोड़े बहुत डाले गए, किसके थोड़े बहुत जो है यूरोपियंस भी डाल दिए गए। अदरवाइज छोटे पोस्ट जो कि मतलब एट द लेवल ऑफ ग्राउंड लेवल पे जिनको इम्प्लीमेंट कराना है वो हमेशा इंडियन रहेंगे। ये इन्होंने रिजर्व कर दी कि हायर पोस्ट विल बी एक्वायर्ड ओनली एंड ओनली बाय द यूरोपियंस एंड लोअर पोस्ट कैन बी एक्वायर्ड बाय द इंडियन इटसेल्फ। क्यों, अब ये रीजन क्या देंगे कि भाई आपको तो पता ही नहीं है, आप तो अभी आपके पास तो एटिकेट्स है नहीं ना, तो पहले आप नीचे रह के सीखो, तो पहले सीखो कि कैसे आपको होल्ड करना है, जब सीख लोगे तो तुम्हें भी देंगे, ठीक है। तो इंडियन को लग रहा है कि भाई वही लैक आ गया है हमारे पास कि हमें तो आता नहीं, पहले हमारी तो आप हमें सिखाओ, फिर जब हम सीख लेंगे तो मालिक हमें भी पूछ देंगे। अब थोड़ा सा इसकी टाइमलाइन आप समझ लो। तो जब चार्टर एक्ट 1853 आता है, चार्टर एक्ट 1853 ने कहा है कि एक ये ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब अब इंडियंस कह रहे हैं हमें भी इसमें आना है, ठीक है, हमें भी सिविल सर्विसेज में बैठना है। थोड़ी थोड़ी सी जब मतलब कहते हैं ना अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है तो कहते हैं बैठना है। तो 1853 का जो एक्ट है ये अलाउ करता है कि जो इंडियंस है वो भी सिविल सर्विसेज में पार्ट कर सकते हैं। दिस इज द ओपन कॉम्पिटिशन। लेकिन अभी भी क्या है, ये चीज दो बार हो गई है, प्लीज अवॉइड। कि इसमें क्या था कि जो इनका जो कोर्स था ना वो बेसिकली इंक्लाइंड था आपके ब्रिटेन वाले जो लोग हैं, ब्रिटेन रेजिडेंट्स के लिए वो ज्यादा इंक्लाइंड था, क्योंकि एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता था या ग्रीक में होता था। अब इंग्लिश में एग्जाम होगा या ग्रीक में होगा तो जो इंडियन है वो कैसे उसको क्लियर करेगा। स्टिल यू वोंट बिलीव, हम छोटे छोटे एग्जाम के लिए इतना परेशान होते हैं, क्रैक नहीं कर पाते हैं और डिसअपॉइंट होते हैं और अपने आप को इतना बताते हैं कि हाउ ग्रेट आई एम, हम कितने महान है कि इस एग्जाम मतलब ये कमीशन की बदकिस्मती है, इन्हीं की बदकिस्मती कि ये हमें नहीं ले पाए हमारे जैसे टैलेंटेड पर्सन को। लेकिन आप सोचो कि जब एग्जाम इतना इंक्लाइंड था ब्रिटेन की तरफ, सिर्फ इंग्लिश में पेपर हो रहा है, ग्रीक में पेपर हो रहा है, हमारे यहाँ पे इंग्लिश किसी को नहीं आती थी। स्टिल सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा और सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, दे द पीपल, उन्होंने उस एग्जाम को क्रैक किया है, ठीक है। इतना होने के बाद भी, जबकि ये बाउंडेशन थी कि 21 ईयर्स के बाद आप दे ही नहीं सकते, ठीक है। इस ऐसे सिचुएशन में भी इन लोगों ने एग्जाम को क्रैक करके, क्या है मेरा नहीं एक बारी और प्लीज, क्या नहीं है अब जूम इन जूम आउट। और फिर देखिए यहाँ पे है सत्येंद्रनाथ टैगोर, एक पहले इंडियन है। सत्येंद्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। और 1934 में 7 ऑल इंडिया सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, जिसमें कि आपका अभी आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है, ये हमने पॉलिटी में पढ़ा है, कितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज है, हाउ मेनी ऑल इंडिया सर्विसेज आर देयर। 3, वेरी गुड। और इस समय क्या है, अभी आप देखो तो इन्होंने 7 ऑल इंडिया सर्विसेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था। तो पहले 7 थे, अभी क्या है कि सिर्फ 3 ही है। अब हम आ जाते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे। सिविल सर्विसेज में आपको क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है कि कौन है फादर, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, तो कॉर्नवालिस है। दूसरा आपको याद रखना है कन्वीनिएंटेड एंड अनकन्वीनिएंटेड सर्विसेज क्या होती है, इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। 1853 का एक्ट जिसने ओपन सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, और कौन ऐसे पहले इंडियन है जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया है, एकदम गार्ड मान लीजिए, कोशिश करिए कि ये एकदम याद रहे। सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन है, बड़े भाई हैं। इन्होंने क्या किया है, पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक की है। अगला आ जाते हैं हम पुलिस सर्विसेज पे।
ये पुलिस और आर्मी में क्या डिफरेंस है? पुलिस एंड आर्मी में क्या डिफरेंस है? हु इज गोइंग टू टेल? प्रियंका, आप बताओगे पुलिस और आर्मी में क्या डिफरेंस लगता है आपको? जो भी लगता है आपको, कुछ तो लगता होगा ना, अंदर से लगता होगा कि ये डिफरेंस होगा पुलिस और आर्मी में। क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस होना चाहिए? आदर्श, क्या डिफरेंस होना चाहिए पुलिस सर्विसेज और मतलब पुलिस और आर्मी में? कौन बताएगा? कनिनिका? मुझे तो लगता है जैसे मैं पूछूंगी सब तुरंत बताने लगेंगे कि मैं बताऊं। प्रियंका, आप बता रहे थे, बताओ। लाइक पुलिस इज लाइक वी आर द मतलब बेसिक हेल्पलाइन के लिए है, लाइक डेली बेसिस पे वी नीड एनी हेल्प एंड लाइक कोई भी क्राइम वगैरह हुआ नॉर्मल शॉट तो वी कॉल पुलिस, बट आर्मी आई थिंक हाई लेवल के लिए होगा। ओके, गुड। प्रेरणा, पुलिस इज फॉर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स व्हाइल आर्मी इज फॉर नेशनल वंस। ठीक है। आदर्श, पुलिस फॉर लोकल एंड आर्मी फॉर इंटरनेशनल। ओके, तो जैसे आदर्श, कभी कभी आप देखते हो आर्मी जब वो इलेक्शंस होते हैं तो आर्मी आके खड़ी हो जाती है, तो आपको क्या लगता है वो इंटरनेशनल है? खैर, आपने आंसर दिया करीनिका, इंटरनेशनल मैटर्स मेजॉरिटी बाई पुलिस। ओके, अच्छा, ठीक है। देखो, जो आर्मी है वो हमेशा फुल फ्लेश तैयार होती है वॉर के लिए। तो समथिंग विच इज रिलेटेड टू बैटल, जहां पे भी दो पार्टी सिचुएशन हो जाएगी कि अब या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठेगा या कोई भी, मतलब कि जब पुलिस का मतलब क्या होता है कि कोई छोटे मोटे जो है छोटे से छोटे जो इश्यूज होंगे, छोटे छोटे इश्यूज मतलब आपस के लोगों के इश्यूज, जहाँ पे कोई अदर पार्टी नहीं है, वहां पे आपकी पुलिस आती है। अगर आप सोचो कि इलेक्शन है या जो आपका कुंभ वगैरह का फेयर लगता है, तो वहां पे आर्मी क्यों लगा दी जाती है? वहां पे आर्मी इसलिए लगाई जाती है कि कोई भी अगर उस टाइम इलेक्शन के अगेंस्ट जाता है, कोई पर्सन ऐसा है जो इलेक्शन को नहीं होने दे रहा है, तो वहां पे क्या है कि वो डेमोक्रेसी को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। डेमोक्रेसी इंडिया की बेस है कि आप डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करो, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि दो पार्टी सिचुएशन आ जाएगी कि मतलब सामने वाला इंडिया की गवर्नमेंट और इसकी गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां आ जाती है आर्मी। और जब कोई सिचुएशन आपस के लोगों का हो, इंडियन का इंडियन से ही है, तो वहां पे आपका डील करता है आपका पुलिस। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पहले इंडियन पुलिस सर्विसेज क्यों लाई गई, कि अब अभी तक तो ये क्या कर रहे थे कि देखो तो इनकी दो पार्टीज है ना, कि मैसूर से वॉर करना है, मराठों से वॉर करना है। अब ऐसी भी पॉलिसीज है, अब क्योंकि ये तो क्या करते हैं, यूरोप का जो है टच देने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, तो यूरोप का टच देने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप में क्या है, लोकल लेवल को सॉल्व करने के लिए पुलिस सिस्टम थी, जो इंडिया में भी क्या करेंगे, पुलिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराएंगे। वैसे तो ये जो पुलिस सिस्टम है वो मुगलों के टाइम पे थी। मुगल क्या करते थे, पुलिसिंग करते थे। तो जो मुगलों की फोर्स थी वो क्या थी कि फौजदार, कोतवाल, यही सारे रहते थे। फौजदार या मनसबदार, जो मनसबदारों के साथ मतलब फौजदार क्या करते थे, ये चेक करते थे कि कोई, जैसे दीवानी और फौजदारी दो हमने कोर्स पढ़े थे। फौजदारी जहां पे क्राइम से रिलेटेड कुछ भी कोई भी इशू जो क्राइम से रिलेटेड है, दैट इज डेल्ट बाय द फौजदार इटसेल्फ। तो जो भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में क्या थे, फौजदार थे। थोड़े से टाउन लेवल पे कोतवाली होती थी, जो अभी भी आप देखो तो कहीं कहीं पे पुलिस स्टेशन को लिखे होते हैं कोतवाली, और जो उसके हेड होते हैं उसको हम कहते हैं कोतवाल, यानी जो आपके दारोगा की फोर्स है, दैट इज नोन एज द कोतवाल, जो उस कोतवाली को क्या कर रहा है, हेड कर रहा है। और उसके बाद घर घर की कहानी के लिए पुलिस, हाँ, कहानी घर घर की इट इज सॉल्व बाय द पुलिस इटसेल्फ। ठीक है, तो ये अब तो मुझे लगता है सबको याद रहेगा, कहानी घर घर की ये सॉल्व करती है पुलिस। तो दूसरा था कि जो जमींदार थे, जमींदार क्या करते थे कि जमींदार पुलिसिंग का भी काम करते थे। इसीलिए ब्रिटेन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हीं को यूज किया कि तुम आ जाओ और इतना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें तो पुलिस का भी राइट नहीं दे दिया। मारते थे, जो भी करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी उनको बोलने नहीं आती थी, क्योंकि पुलिसिंग का काम भी इन्होंने इनसे कराया था। क्योंकि ये मुगलों के टाइम पे भी ऐसा करते चले आ रहे थे, लेकिन जो मुगल बादशाह ये कभी भी किसानों को सप्रेस होने नहीं दे रही थी। ठीक है, अब कॉर्नवालिस आता है, तो कॉर्नवालिस ने दो काम जो है कॉर्नवालिस का आपको याद रखना है, तीन याद रखना। एक, इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराया। दूसरा, परमानेंट सेटलमेंट, इसको हमने कहा था ना, परमानेंट सेटलमेंट अभी हमने पढ़ा भी है, फिर से पढ़ेंगे, लैंड रेवेन्यू में फिर से पढ़ना है, जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट। और थर्ड है जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है पुलिसिंग। तो पुलिस का जो सिस्टम है ये लेके आते हैं, जैसे जैसे कंपनी की का पावर बढ़ा, उसकी अथॉरिटी बढ़ी, अब नीड बढ़ रही है इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करने की। तो पहले तो क्या किया, जमींदार को पुलिसिंग पावर्स दे दी गई। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ थाने बनाए गए। थाने का नाम सुना, जो पहले मुगलों के टाइम पे क्या था, कोतवाली थी। इन्होंने क्या बनाया, थाना।
थाना क्या है, वो एक यूनिट है पुलिस का, और हर थाने पे उस थाने को जो हेड करेगा वो पोस्ट बनाई दरोगा की। आपका फ्यूचर सर का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दारोगा की पोस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने की है। तो आप भूलिएगा मत, दारोगा की पोस्ट यानी चुलबुल पांडे को इंडिया में किसने बसाया है, तो आपके कॉर्नवालिस ने बसाया है, ठीक है। तो और जो है डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया है थाना में, तो डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हुए थाने में, और हर थाने का एक थानेदार यानी दरोगा की पोस्ट लेके आया है। लेकिन अभी तक तो ये चल रहा था बहुत अच्छा, लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हो जाएगा आपका, 1857 के रिवोल्ट ने ये बता दिया कि इंडिया की पुलिसिंग अभी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इंटरनल मैटर को रोक पाए। आप सोचो कि अभी 1857 अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट ऑल्सो मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है वो इंडिया के लोग ही आपस में यूनाइट होकर क्या कर 1857 का रिवोल्ट कर देंगे कंपनी को हटाने के लिए, ठीक है। तो अब इस रिवोल्ट को पुलिस सिस्टम रोक नहीं पाई, इसलिए बाद में क्या किया गया कि पुलिसिंग में बहुत मेजर चेंज लाए गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो पुलिस का काम था मिलिट्री लेवल पे, अब इसको क्या करेंगे, सिविलियन पुलिस बनाने की कोशिश करेंगे। सिविलियन मतलब ये छोटा सा भी, जैसे कि अभी हमारा क्या डोमेस्टिक वायलेंस को लेके भी हमारे यहाँ पुलिसिंग है, कहते हैं डोमेस्टिक थिंग इज समथिंग व्हिच रिलेटेड टू द पर्सनल अफेयर्स, यहाँ पे भी पुलिसिंग आ गई है। इसी तरह उस समय पे भी क्या किया गया था कि मतलब एकदम छोटा सा लेवल, अगर दो लोग आपस में जमीन के लिए लड़ रहे हैं, भाई भाई भी लड़ रहे हैं, तो पहले इंडिया में सिस्टम था सॉरी कि जो है अगर कोई मैटर फैमिली का है तो फैमिली लेवल पे ही सॉल्व कर लेते थे फैमिली के बड़े लोग। लेकिन जब ये लीगल कलर देने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो आज आप देखो कि सबसे ज्यादा अगर डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में है तो किस लेवल के, फैमिली लेवल के। फैमिली आपस के डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व नहीं कर पाती है, और ये वहां से शुरू हो गई। तो इन्होंने तो मतलब अभी तो हमारे डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं, ये डिस्प्यूट्स अराइज कराने की कोशिश भी यही से हो गई। पहले क्या था कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, मतलब लोग ऐसा मानते थे कि बड़े भैया ने जो कह दिया हम मान लेंगे, अब कोई आधा आधा जो प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो लोगों में इतनी रिस्पेक्ट थी अपने बड़ों के लिए। अभी क्या है कि अगर थोड़ा सा भी लैंड का टुकड़ा किसी को कम मिल जाए तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, अब भले से वो फैमिली का ही मैटर क्यों ना हो। पहले ऐसा मानते ही नहीं थे लोग, नहीं जाते थे। अभी क्या है हम उसको अपना राइट समझ के जाते हैं। तो ये सारे वैक्यूम लाने वाला कौन है इंडिया में, तो ये वैक्यूम लाने वाली यूरोपियन कंपनी है, जिन्होंने इस तरीके का वैक्यूम हमारे अंदर लाया कि भाई ऐसा हमें चल रहा है, ठीक है। मतलब ये चीज ये हमारे अंदर लैक है, मुझे अगर इतना सा जमीन नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये सारा वैक्यूम लाने का काम किसने किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यहाँ से जो मिलिट्री पुलिसिंग थी 1857 के बाद, वो सिविल पुलिसिंग में आ गई कि इंडिया वालों को आपस में इतना उलझाओ, आपस के मैटर में इतना उलझाओ, ये इतने उलझे हुए रहे कि कभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जाने की सोचे भी नहीं। इतनी आदत डाल दो इस तरीके के रूल की कि कभी भी ये हमारे अगेंस्ट नहीं जाए। तो 1857 के बाद अभी जब आप देखोगे 1857 के बाद, तो जितनी भी ये पॉलिसी लाएंगे जो भी करेंगे वो यही करेंगे कि दोबारा 1857 जैसा रिवोल्ट नहीं होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं गवर्नर जनरल एंड वाइसराय की लिस्ट। ये क्या है, तो ये जो मैंने आपसे कहा था ना, एक लिस्ट हम आपको दे देंगे ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। पहला पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो पहली पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, जो बनाई गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जो कंटिन्यू रहती 1833 तक। 1773 से लेके 1833 तक जो पोस्ट कंटिन्यूड है, ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, इन्होंने कंट्रोल किया है किससे, मतलब इंडिया को कंट्रोल किया है किससे, बंगाल से। तो गवर्नर जनरल, और पहले तो जो पोस्ट था वो था गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। पहली जो पोस्ट थी वो थी कहाँ का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। तो क्वेश्चन आता है हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो रॉबर्ट क्लाइव आपके पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर थे बंगाल के। 1773 में क्या गया कि जो गवर्नर है बंगाल का, ये अब होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर क्या हो रहा है, बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जा रहा है, इंडिया का नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी सुप्रीमेसी बनाई जा रही है आपका मद्रास और बॉम्बे के ऊपर। बॉम्बे का गवर्नर जाएगा, मतलब कि ये जो यहाँ पे है ना, ये इंडिया है, बॉम्बे वाला भी इनको रिपोर्ट करेगा, मद्रास वाला भी इसको रिपोर्ट करेगा, और ये सीओडी को रिपोर्ट करेगा। यानी इसकी पोस्ट क्या हो रही है, सुप्रीम हो रही है। तो बंगाल का गवर्नर बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये पहला जो है पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वॉरेन हेस्टिंग्स विल बी द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कोई कंफ्यूजन? तो पहला गवर्नर क्लाइव, हेड ऑफ ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज, ठीक है। तो पहला गवर्नर
कौन है? हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? पहला गवर्नर कौन है? अरे आंसर करो भाई। क्लाइव, गुड। तो पहला गवर्नर क्लाइव, और पहला गवर्नर जनरल कौन? हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वेरी गुड। अब आ जाते हैं आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ से आप पहले फोकस करिएगा कौन? पहले गवर्नर, पहला गवर्नर क्लाइव, फिर गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब तक? पहले 33 तक, मतलब 1733 के पहले जो भी था वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ठीक है, सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनी है 1773 से लेके 1833 तक। ठीक है, 1833 से एक नई पोस्ट बना दी गई, ये थी आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो बेंटिक के लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। अब इसको आपको याद अभी बता देते रुको एक मिनट। बाद में ये पोस्ट बनी है आपकी, ये थी 33 से लेके 58 तक जो पोस्ट थी वो थी आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इसी के टाइम पे हो गया 1857 का रिवोल्ट। 1857 का जब रिवोल्ट हो गया तो क्या हुआ कि वहां पे ब्रिटेन के लोगों को लगा कि एक देश, एक पूरा इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आ गया है। मतलब किसी एक कंट्री ने इंग्लैंड को आके चैलेंज कर दिया। वर्ल्ड वाइड इंग्लैंड की जो इमेज है वो गिर रही है, वर्ल्ड वाइड इंग्लैंड की इमेज गिरने लगी। इन्होंने कहा, तो वहां मतलब इन्होंने इंडिया में ये मैसेज दिया कि अब कंपनी का रूल नहीं, अब महारानी का रूल शुरू होगा। 1858 से महारानी का रूल डायरेक्टली इंडिया में शुरू होगा। अब कहा गया कि आप महारानी की रियाया है, रियाया है मतलब प्रजा है, अब दिस क्वीन विल लीड द इंडिया। तो ये मैसेज दिया गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी खराब थी, ये आपको एक्सप्लॉइट करती थी, अब महारानी आपको रूल करेंगी। तो वॉइसराय की पोस्ट बनाई गई। वॉइसराय का मतलब जो होता है, अगर इसका आपका ओरिजिनल मीनिंग देखो तो हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन। यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को हटाना पड़ा, वॉइसराय की पोस्ट को लाना पड़ा। वॉइसराय का मतलब था, अभी भी इसका मतलब ये था कि जब ये रूल्स देखते थे तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लेकिन जब भी कोई कहीं काम करते थे जो महारानी से रिलेटेड होता था, क्या होता था, जैसे प्रिंसली स्टेट की किसी राजा से मिलना है या कोई काम ऐसा करना जो महारानी के लेवल पर था, तो ये क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द वॉइसराय। तो पहला जो वॉइसराय था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया। और सबसे लास्ट वॉइसराय कौन है? तो माउंट बेटन थे, जो कि लास्ट वॉइसराय थे। अब इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा। पहला गवर्नर, गवर्नर जनरल, सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव, गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन? बेंटिक, एंड लास्ट कैनिंग। एक वो आपने वो सुना है ना फ्रेज हिंदी में जो है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ऐसा कुछ है ना। इसको खा के लोग पागल होते हैं, इसको पाके पागल होते हैं, समथिंग लाइक दैट। एक फ्रेज है हिंदी में, दोहे हैं, अगर आपने पढ़ा हो, सुना है इसके बारे में? मैंने नहीं सुना कभी, ऐसा कुछ करके था। तो हम लोग जब इसको लर्न कर रहे थे तो वी हैव लर्न अबाउट इट कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वॉइसराय। तो ऐसे करके इसको लर्न किया था। अदरवाइज आप ऐसे याद रखिए, रहीम के दोहे, राइट, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग। ठीक है, थोड़ी सी राइमिंग हो रही है ना, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि पहला कौन, पहले कौन? गवर्नर, तो कौन? क्लाइव। गवर्नर जनरल तो हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिंग, वॉइसराय कैनिंग। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं, अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा। Only good things about England is that a lady had, कह सकते हैं, बिल्कुल।
अब आ जाते हैं थोड़े से लिस्ट देखने हमें कि कौन कौन से एक्ट हैं। तो जैसे जितने भी एक्ट 1857 के पहले के हैं वो सारे हम कलेक्टिव वे में, ऑल्दो भी हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रखा है, हमने फिट्स भी पढ़ रखा है, लेकिन एक कलेक्टिव वे में आपके पास रहेगा तो आपको रिवाइज करना आसान होगा। इसलिए आई हैव मेड दिस सेपरेट लिस्ट ऑफ एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कि पहले 1857 के पहले के सारे के एक्ट हम क्या कर लेंगे, एक बार में समअप कर लेते हैं। तब हम तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उसको कितना खाद पानी किसने दिया और वो पेड़ कैसे बना और वो फ्लॉप कैसे हो गया, तो वो जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो पहले हमें क्या करना है कि सारे लिस्ट को समझ लेना कि कौन कौन सा एक्ट आया है 1857 के रिवोल्ट के पहले। इसके पहले का कोई डाउट है तो आप पूछ लो। एनी डाउट? कोई डाउट? पूर्वी, रवनीत, मनु, आप लोगों को समझ में आ रहा है या थोड़ी थोड़ी बोरिंग लग रही है हिस्ट्री? एक्चुअली 2 मिनट बचा है तो अगर मैं 2 मिनट में शुरू करूंगी तो आज वो खत्म नहीं हो पाएगा। हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुई, आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो, अच्छा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, या सिर्फ ऐसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि पढ़ना पड़ रहा है, या इस मजा भी आ रही है इसको पढ़ने में? प्रियंका, आपको कोई प्रॉब्लम हुई? आप कनेक्ट कर पा रहे थे? आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी क्लास कनेक्ट होने में क्लास के साथ? नो मैम। थोड़ा क्लियर हो रहा था? आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्लास के साथ? यस मैम। नवाब ऑफ बंगाल से गवर्नर ऑफ बंगाल किस एक्ट के कारण बना था? ये नवाब ऑफ बंगाल तो हमारे जो मुगलिया एक्ट थे, मुगल सल्तनत था, वहीं से बन रहा था, किसी एक्ट ने रिप्लेस नहीं किया था। जब बक्सर का वॉर हो गया तो बक्सर के वॉर के बाद तो जो नवाबों का कॉन्सेप्ट है वहीं पे खत्म हो गया था, उसके बाद ये लोग अपना एक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज नॉट द मीन की जो क्या कहते हैं आपका बंगाल के नवाब को ये लोग रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्ट की तो बात ही नहीं है बेटा। ये तो ये 1773 में ये जो है नए एक्ट से यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो वो जो नवाब वाला कॉन्सेप्ट था वो तो ऑटोक्रेटिक चीजें थी जो कि किंग के रिप्रेजेंटेटिव नवाब थे। यहाँ तो ये लोग अब उसको मॉडर्न कलर दे रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो बंगाल के गवर्नर है, बंगाल की गवर्नर जनरल, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द मुगलिया डायनेस्टी। और कुछ ये जाशुलंकर कुछ नहीं पूछते आप? आपको सब समझ में आता रहता है? याशुलंकर भट्टाचार्य एंड पूर्वी, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? सो आई थिंक हम यहाँ पे समअप कर देते हैं क्लास को। बाकी जो लिस्ट है कल ये लिस्ट खत्म करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बहुत अपने आप को क्या करें, कंसाइज करके पढ़े, नहीं तो बहुत लंबा आपका चला जाता है। तो कंसाइज करके टुमारो आई विल ट्राई माय सुपर बेस्ट कि कल आपका ये पूरे एक्ट भी हो जाए और लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इस वीक हम 1857 का रिपोर्ट करा दें। 1857 का रिपोर्ट तो हम करा के छोड़े इंडिया में, उसके बाद देखते हैं अगले वीक से फिर 1857 जब हो चुका होगा फिर देखते हैं आगे इंडिया में क्या होगा। 1857 का रिपोर्ट इसी वीक कराना है हमें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे अहेड।